हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पिछली क्लासेस में फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस आपके नहीं आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बिजी था। बट अब से आपकी जो है क्लासेस कंसिस्टेंटली आने लगेंगी। तो आज से हम लोग जो है डीएसएस और सॉइल मैकेनिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो है डीएसएस का पहला लेक्चर होने वाला है। और इसमें जो है मैं आपको सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी बेसिक फाउंडेशन होती है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। हाल ही में हमने रिवीजन सीरीज़ भी चालू किया है, जिसमें कल ही मैंने आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बताए थे। ठीक है, तो वो उस सीरीज़ से भी जुड़ने के लिए और इन सभी क्लासेस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है, जिससे कि हम आपकी क्लासेस को लाते रहें और आप अपने प्रिपरेशन में ऐसे ही बने रहें और आपका सिलेक्शन फुल्ली तरह से गारंटीड हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद हम लोग सीधा कनेक्शन पे उतरेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए स्टील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिट मास ऑफ स्टील की अगर हम बात करें तो कितना होता है, जो डेंसिटी होता है स्टील का वो कितना होता है 7850, यानी कि 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब हमारा यूनिट मास होता है स्टील का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे कहीं कहीं मतलब 2.1 भी ले लेता है, तो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, तो 0.769, या फिर आप कह सकते हैं 0.77, ठीक है, × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद होता है पॉइजन्स रेशियो। ऑब्वियसली अगर आपने सोम के क्लासेस किए होंगे तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई थी। अगर आपने नहीं किया तो आप प्लीज़ पीछे के क्लासेस को भी जो है कवर करते चलें, जिससे कि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में आपको समय ना लगे, किसी भी तरह का बर्डन ना हो। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो की अगर हम बात करें तो पॉइजन्स रेशियो में अगर आपका म्यू, जो मतलब जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो इलास्टिक रीजन में म्यू की वैल्यू 0.3 होती है और प्लास्टिक रीजन में जो है 0.5 होती है। ठीक है, तो ये दोनों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फा, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है, तो ये होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे IS 875 पार्ट 3 में बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारा डिज़ाइन विंड वेलोसिटी होता है, जो हमारा डिज़ाइन विंड वेलोसिटी होता है, जिसे हम VZ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो क्या होता है, तो VZ = VB K1 K2 K3 K4। ये जो टोटल K1 है ना, K1 K2 K3 K4, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह का फैक्टर है। ठीक है, जिसे हम अपने इसमें लगा रहे हैं, जिसे हम अपने बेसिक विंड प्रेशर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये K1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बात करें कि K1 K2 किसे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आपका K1 है वो होता है प्रोबेबिलिटी और रिस्क कोएफिशिएंट, K2 है आपका टेरेन, हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज कोएफिशिएंट, K3 है आपका टोपोग्राफी फैक्टर और K4 है इंपॉर्टेंस फैक्टर। ये मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि अब क्या करता है ना, डायरेक्टली बोल देता है कि बताओ हमारा जो है डिज़ाइन विंड वेलोसिटी में, मतलब बता देता है कि VZ, हम विंड प्रेशर को निकाल रहे हैं, फिर विंड वेलोसिटी को निकाल रहे हैं, बताओ कि K1 क्या है, या फिर K2 किसे रिप्रेजेंट करता है, या फिर K3 किसे रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि K1 आपका प्रोबेबिलिटी और रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करें K2 की तो वो टेरेन फैक्टर है, K3 की बात करें तो टोपोग्राफी, और K4 इंपॉर्टेंस फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डिज़ाइन विंड वेलोसिटी की। और अगर हम बात करें डिज़ाइन विंड प्रेशर की, ये तो वेलोसिटी हो गया ना, VZ = VB K1 K2 K3 K4। डिज़ाइन विंड प्रेशर कितना होगा, तो इसे हम PZ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और PZ = 0.6 VZ स्क्वायर। ठीक है, PZ = 0.6 VZ स्क्वायर। ये चीज़ जो है आपको ड्रैग फोर्स, अगर आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो ड्रैग फोर्स होता है कितना होता है, ½ × ρAv²। ये तो फोर्स की बात हो गई ना। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ना, तो प्रेशर तो लाइक स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे हम एरिया को हटा देंगे, है ना, तो ½ ρv² हो जाएगा, है ना। और रो का वैल्यू कितना होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे एयर की, जो आपका रो का वैल्यू होता है कितना होता है, अप्रॉक्स जो है वो आपका कुछ 1.2 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 1.2 के अप्रॉक्स 1.24 या फिर 1.20 होता है। ठीक है, अब उसे आप देख लीजिएगा, इतना कुछ वैल्यू होता है। जब आप इसे ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एट द एंड आपका यही वैल्यू आएगा,
ठीक है, 0.6 VZ²। तो इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। PZ इज इक्वल्स टू 0.6 VZ², डिज़ाइन विंड प्रेशर। ये चीज़ें जो है नॉर्मल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें हमारे IS कोड में सजेस्ट की गई हैं। इसके बाद जो है हम उतरते हैं अपने कनेक्शन पे, ठीक है। इससे पहले भी और सारी चीज़ें थी, जैसे कि स्टील में जो है क्या बोलते हैं कार्बन कंटेंट कितना होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमने बात कर ली अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, लाइक सोम में हो गया, इसके बाद फिर अपने क्या बोलते हैं RCC में हो गया। तो इन जगहों पे जो हमने उसके बाद फिर हमने वहाँ पे भी बात की थी, BMC में भी हमने बात किया था। तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, तो हमें वो चीज़ें पढ़ने कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट करेंगे हमारा, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो उन्हें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप जो है BMC का जो मिसलेनियस वाला क्लास है उसमें देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, या फिर आप RCC वाले में भी जाके देख सकते हैं, और सो में भी तो बताया हुआ है, ठीक है। तो सो में भी देख सकते हैं, तो हर जगह बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्शन में, ठीक है। तो कनेक्शन में बेसिकली हम पढ़ने वाले कितने कनेक्शंस को, तो 3 कनेक्शंस को। पहला है रिवेट कनेक्शन, दूसरा है बोल्ट कनेक्शन, और तीसरा है वेल्ड कनेक्शन। इन 3 कनेक्शंस को हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम कुछ और पढ़ेंगे। यही हमारे बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क करेंगे हमारे DSS के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज कंप्लीट करने वाले हैं रिवेट कनेक्शन को। रिवेट कनेक्शन की बात करें तो रिवेट क्या होता है ना, रिवेट एक इस तरह का क्या कहते हैं फास्टनर होता है। फास्टनर होता है, जैसे हमारा बोल्ट है वैसे ही रिवेट भी होता है, बट रिवेट जो है थोड़ा पुराना सिस्टम वाला है, पुराना इक्विपमेंट है। इसमें क्या होता है ना, ये कुछ एक ऐसा करके जो है, मतलब ऐसे पिन की तरह जो है एक ये होता है, स्ट्रक्चर होता है, फास्टनर होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हमें जहाँ भी लगाना होता है, हम ऐसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हमें रिवेट फिक्स करना है, इसमें हम इसको जो है डाल देंगे। एक साइड जो है इसका पहले से ही ऐसे होता है, दूसरे साइड में हम क्या करते हैं, इसे हैमर करके, ठीक है, पीट के जो है इसे चपटा कर देते हैं, जिससे कि ये बीच में जाके ब्लॉक हो जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये कैसा परमानेंट फास्टनर है, परमानेंट फास्टनर है, ठीक है। ये एक परमानेंट फास्टनर है, जबकि बोल्ट कैसा है, टेम्पररी फास्टनर है, ठीक है। इसमें नॉइजेज होती हैं, इसमें मतलब आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें नॉइज़ ये होती है, नॉइज़ ऑकर होता है, क्योंकि हमें ठोकना पीटना पड़ रहा है, बट बोल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने वाले। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे सीधे सीधे अपने मेन थियरी पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं और ये हमारा रिवीजन, मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बात करें। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करेंगे, और DSS में ऐसा बहुत ज़्यादा ये भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं कि इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हमें हर छोटी छोटी पॉइंट्स को लेकर चलना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें जो है पूछी जाती हैं वही चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। कहीं भी अननेसेसरी जो है टाइम का वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉमिनल डाया क्या होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिवेट होता है ना, जो आपका रिवेट होता है, इसे हम इसके शैंक डाया से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी रिवेट को आपको बताना है कि हाँ मुझे रिवेट, जैसे आप मान लीजिए आप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप खरीदने जा रहे हैं, आपको रिवेट खरीदना है, तो आप बताएंगे ना कि हाँ भाई रिवेट का साइज़ क्या है। तो वो जो साइज़ है ना, उस साइज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके शैंक डाया से। किसके डाया से? शैंक डाया से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल डाया, शैंक डाया और नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, जिसे हम यहाँ पे नॉर्मली D से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ होता है ग्रॉस डाया और डाया ऑफ रिवेट होल। यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि आपको जो है किसी भी होल में अगर आपको रिवेट बैठाना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे होल करना पड़ेगा, डाया को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे ग्रॉस डाया कहलाती है, ठीक है। तो इसे अगर हम देखें D डैश, मतलब अगर इसे हम D डैश से रिप्रेजेंट करें तो जो आपका D डैश होगा ना वो D + 1.5 mm होगा, यानी कि डाया ऑफ रिवेट प्लस 1.5 mm होगा। कब? जब आपका जो है डाया कितना है, 25 mm से कम है। जब आपका शैंक डाया 25 mm से कम है तो आप क्या करेंगे, आप अपने ग्रॉस एरिया को निकालने के लिए उसमें 1.5 mm की और एडिशन कर देंगे, जिससे कि आपका ग्रॉस डाया निकल जाएगा। और यही चीज़ अगर आपको तब करनी हो जब आपका डाया कितना हो, शैंक डाया, यानी कि आपका जो नॉमिनल डाया है वो क्या हो, 25 mm से ज़्यादा हो, तो आप कितना ऐड करेंगे, तब आप 2 mm को ऐड करेंगे अपने ग्रॉस डाया को निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेट थिकनेस की और डाया ऑफ रिवेट के बीच में की रिलेशनशिप को, ठीक है। प्लेट थिकनेस और डाया ऑफ रिवेट के बीच में रिलेशनशिप को, तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अनविन्स फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अनविन्स फार्मूला कहते हैं। ये क्या होता है ना, इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा बहुत बार देखा जाता है, और ये बेसिकली जेई वाले क्वेश्चंस में और पूछ लेता है, जेई और ई में, कि कहता है कि बताओ कि हमारा जो प्लेट है उसका थिकनेस कुछ 12 mm है, तो 12 नहीं 16 कर लीजिए, 16 mm है, तो बताइए कि 16 mm का थिकनेस है, तो हमें जो है कितने डाया का जो है, कितने डाया का रिवेट वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस डाया कितना होना चाहिए, डाया ऑफ जो है क्या बोलते हैं कितना होगा, डाया ऑफ होल कितना होगा। तो वहाँ पे जो है हम इस अनविन्स फार्मूला के हेल्प से जो है हम वहाँ पे डाया बता पाएंगे। तो कितना होगा, तो ऑब्वियसली
यहाँ पे देखिए 6.01 अंडर रूट में TMM को अगर आपने 16 बताया तो 16 को यहाँ पे आप अंडर रूट में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 16 मतलब 6 4 जा 24, तो लगभग जो है 24 mm का जो है आपको डाया का होल करना पड़ेगा। और जो है अब उसके अकॉर्डिंगली जो है जैसे 24 mm बताया गया तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है क्या बोलते हैं चीज़ों को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और, सॉरी ये डाई ऑफ होल नहीं है, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डी था तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, ये डी नहीं है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे फाई आप यहाँ से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, फाई रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि आगे चल के ना ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर दी थी। यहाँ पे ये जो है फाई है, फाई मतलब कि डाया ऑफ रिवेट, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट, ये जो है डाया ऑफ रिवेट है, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि डाया ऑफ रिवेट और प्लेट थिकनेस में यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहे हैं हम लोग। तो डाया ऑफ रिवेट आपका कितना है 6.01 अंडर रूट में TMM, अगर आपका टी किस में है MM में है, और अगर आपका सेंटीमीटर में दिया होगा तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1.91 अंडर रूट में T सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप जो है अपने डाया ऑफ रिवेट को जो है निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट के हेल्प से, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू, या फिर आप कह सकते हैं कि डाया ऑफ डाया ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट भी कह सकते हैं, डाया ऑफ बोल्ट या डाया ऑफ रिवेट इज इक्वल्स टू 6.01 अंडर रूट में TMM और 1.91 अंडर रूट में T सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे MM और सेंटीमीटर हम इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये थिकनेस जो है वो MM में है और ये जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर में है। इन दोनों को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अजम्पशन, तो वो अजम्पशंस क्या है अगर हम उसकी बात करें तो फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, मतलब कि ऑब्वियसली जब आप दो प्लेट्स को क्या कर रहे हैं रिवेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद शियर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म ओवर क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट, यानी कि जो आपका शियर स्ट्रेस है, ठीक है, जो आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है वो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पे कैसा लग रहा है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली लग रहा है, ठीक है। रिवेट के ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है आपका शियर स्ट्रेस। ऑल रिवेट्स आर कैरिंग एंड शेयरिंग द इक्वल लोड, और जितने भी रिवेट्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, इक्वल लोड्स को कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई बहुत कम कर रहा है, सभी ने क्या किया है, इक्वल लोड्स को कैरी कर रखा है। रिवेट्स होल आर फिल्ड कम्प्लीटली, और जो भी आपके होल्स बनाए गए हैं रिवेट के लिए, ठीक है, वो फुल्ली तरह से कंप्लीटेड हो जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये 5-6 अजम्पशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छी तरह से वहाँ पे चीज़ों को, मतलब इन अजम्पशंस के अप्लाई से आप अच्छी तरह से जो है जो भी आपकी थियरीज हैं, जो भी आपकी क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। अच्छा, अब कुछ टर्मोलॉजीज को जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एक जो है आप कह सकते हैं कि लैप जॉइंट है, ठीक है। ये कैसा जॉइंट है, लैप जॉइंट है। इस लैप जॉइंट में देख सकते हैं कि एक प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसे जोड़ा गया है रिवेट की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को आपको दिखाया है कि जितना दूर तक ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं इसे हम लैप लेंथ कहते हैं। ये जो है इसको हम ग्रिप कहते हैं, क्योंकि इतने दूर तक जो है हमारे क्या बोलते हैं रिवेट ने क्या किया है, इसे ग्रिप करके रखा है, ठीक है। तो इसे हम ग्रिप लेंथ कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम ग्रिप कहेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्रिप कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक लैप लेंथ कहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो लोड की डायरेक्शन में, ठीक है, लोड की डायरेक्शन के पैरेलल में कहें, फिर लोड की डायरेक्शन में कहें, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है दो रिवेट्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और अगर आप बात करें, ये तो बात हो गया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। और अगर फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन के अक्रॉस अगर बात करें तो जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये तो हमने बात कर ली पिच डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस की, इन्हें भी आपको याद रखना है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पी फॉर पिच, पी फॉर पैरेलल। तो पैरेलल ही अगर होगा फोर्स के तो उसे हम पिच कहेंगे, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो गेज कहेंगे। और फिर इसी तरह से अगर परपेंडिकुलरली जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, परपेंडिकुलरली की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप बात करें तो सेंटर किसी रिवेट के सेंटर से लेकर जो आपका सबसे मतलब आखिरी डिस्टेंस होगा, जो सबसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, एज का डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एज डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इसे आप इस तरह से आ सकते हैं कि एज में जी आ रहा है ना, तो जी और गेज दोनों ही कैसे होंगे, आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे किसी भी फोर्स के, ठीक है। तो गेज और एज। और अगर हम बात करें पिच डिस्टेंस की और एंड डिस्टेंस की, तो पिच को तो मैंने आपको बता ही दिया कि पैरेलल टू द फोर्स। और अगर आपका क्या बोलते हैं किसी भी किसी भी रिवेट के सेंटर से, ठीक है, किसी भी रिवेट के सेंटर से जो सबसे आखिरी दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल टू फोर्स एंड डिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, एंड डिस्टेंस। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्रिप लेंथ के बारे में, ठीक है। तो जो आपका ग्रिप लेंथ है ना वो किसी भी हाल में 8D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि हाँ ये ग्रिप लेंथ है,
ठीक है, जैसे ये चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की आपका ग्रिप लेंथ है, तो ये ग्रिप लेंथ किसी भी हालत में 8D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके डाया ऑफ रिवेट के 8 से मतलब 8 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें कि डी क्या है, डी आपका डाया ऑफ क्या बोलते हैं रिवेट है, सॉरी डाया ऑफ होल है, ठीक है, डाया ऑफ होल है, डी यहाँ पे डाया ऑफ होल है। हम जहाँ पे भी रिवेट आएगा उसे हम 5 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं अब से, ठीक है। वहाँ पे जो है पहले मैंने जो एसम्पशन बनाया था वो कहीं ना कहीं मुझे आगे चल के बदलना पड़ा, क्योंकि वो मतलब सहूलियत में नहीं पढ़ रहा था, हाँ, और ये डी ज़्यादा सहूलियत में पढ़ रहा था, ठीक है। तो ग्रिप लेंथ क्या है, ग्रिप लेंथ एल जी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8D, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, डाया ऑफ होल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। देखिए मुझे मालूम था कि इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि खुद भी मुझे कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होने लगता है कि हाँ डी है क्या है, डी है फाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा है। डी क्या है, डाया ऑफ होल है, फाई क्या है, डाया ऑफ रिवेट है। बस पहले वाले एजम्पशन की वजह से इतना थोड़ा सा आपको देखने में हो रहा होगा दिक्कत, तो कोई इशू नहीं है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रिप लेंथ क्या है, एल जी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8D, यानी कि जो आपका ग्रिप लेंथ है वो किसी भी हालत में आपके 8 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन केस ये तो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हो गया मैक्सिमम अमाउंट। और अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें जो है आपका ग्रिप लेंथ 6D से ज़्यादा है, क्या है 6D से ज़्यादा, मतलब डाया ऑफ होल के 6 टाइम से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जो है हर 1.5 mm के एडिशन के लिए, मतलब अगर 6 डाया से ज़्यादा है तो 6 डाया से हर 1.5 mm एडिशन वाले थिकनेस के लिए आप जो है 1% का एडिशनल रिवेट यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब एडिशनल 1.5 mm के लिए, एडिशनल 1.5 mm के लिए आप एडिशनल 1% का जो है रिवेट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेलियर ऑफ प्लेट एंड रिवेट के बारे में, ठीक है, कि हमारा प्लेट और रिवेट जो है वो किस तरह से फेल कर सकता है, मतलब हमारा कनेक्शन, आप बेसिकली कह सकते हैं फेलियर ऑफ कनेक्शन, ठीक है। फेलियर ऑफ कनेक्शन के बारे में हम जानेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 6D से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 6D से ज़्यादा है मतलब कि 6D से अगर ज़्यादा है तो हर 1.5 mm के थिकनेस के लिए हम 1% ऑफ नंबर ऑफ कैलकुलेटेड रिवेट को जो है इंक्रीज कर देंगे 1% से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लेट जो है ना वो 4 तरीके से फेल कर सकता है, और जो रिवेट है वो 2 तरीके से फेल करता है। अगर प्लेट की बात करें तो 4 तरीका कौन सा है, तो शियरिंग, बियरिंग, टीयरिंग और स्प्लिटिंग। आप ऑफ प्लेट लगा लीजिएगा, शियरिंग ऑफ प्लेट, बियरिंग ऑफ प्लेट, टीयरिंग ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट, हाँ। तो ये 4 तरीके से जो है हमारा प्लेट ये कर सकता है, फेल कर सकता है। और अगर हम बात करें रिवेट की तो शियरिंग ऑफ रिवेट एंड बियरिंग ऑफ रिवेट, ये 2 तरीके से ये फेल कर सकता है। अब इन चारों में से अगर हम बात करें प्लेट वाले अगर हम चारों में से बात करें तो इनमें से जो ये 3 है ना, शियरिंग ऑफ प्लेट, बियरिंग ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट, इन तीनों को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इन 3 लोगों को हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके, ठीक है। प्रॉपर एज एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके हम इन 3 चीज़ों को जो है रोक सकते हैं, इन फेलियर्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जो टीयरिंग फेलियर है ना उसके लिए हमें जो है प्लेट को डिज़ाइन करना पड़ता है, कनेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर हम बात करें रिवेट की और इसकी मतलब रिवेट के शियरिंग और बियरिंग की, तो इनके लिए भी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो 3 है, टीयरिंग, शियरिंग और बियरिंग, टीयरिंग ऑफ प्लेट, शियरिंग ऑफ रिवेट और बियरिंग ऑफ रिवेट, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन हम कैसे करते हैं अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम टीयरिंग ऑफ प्लेट की बात करें तो टीयरिंग ऑफ प्लेट हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो कितना लोड वो टीयरिंग में ले पाएगा। अगर हम अपने प्लेट की बात करें तो कितना ले पाएगा, तो FT इज इक्वल्स टू जितना एरिया है उसका नेट एरिया, ठीक है, ए नेट इंटू परमेसिबल स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस आ रहा है उसमें अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें जो है उसका स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए नेट कितना होगा, तो ए नेट को जो है हम लोग निकालते हैं B माइनस NDT इंटू सिग्मा टी, मतलब ये जो है इतना पोर्शन, ये क्या है आपका ए नेट है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये कोई आप देख लीजिए, ये कोई रिवेट कनेक्शन है, ठीक है। रिवेट कनेक्शन में ऑब्वियसली क्योंकि ये चेन रिवेटिंग है, अभी मैं बताऊँगा आपको कि जो है कितने टाइप्स के रिवेटिंग हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक बेसिकली कोई कंडीशन है, यहाँ पे अगर आपको आपका ए नेट निकालना है, नेट एरिया निकालना है, तो आप यहाँ पे जब अपना नेट एरिया निकालेंगे इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग, तो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग अगर आप देखेंगे तो आपको कितना आएगा, ये देखिए ये टोटल B है, ये टोटल B है। B में से हम क्या करेंगे, क्योंकि B में से हमें ये और ये हटा दिए हमने, यहाँ पे रिवेट्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेट नहीं होगा, रिवेट है, छेद है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेट का जो मटेरियल है वो हट गया होगा, तो प्लेट का मटेरियल हट गया होगा, मतलब यहाँ पे एरिया उसका घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाएंगे, तो ऑब्वियसली जितना हमारा डाया होगा, जितना हमने डाया घटाया होगा, तो जितना आपका ग्रॉस डाया हमने हटाया होगा, जितना हमने ग्रॉस डाया हटाया होगा उसे हम यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो B माइनस ND
जितना हमने हटाया है 1D 2D, यहाँ पे हम 2D कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमें फॉर्मूला बताना है तो हम यहाँ पे ND कर रहे हैं। तो B माइनस ND इंटू टी, टी क्या है आपका थिकनेस है, तो B माइनस NDT इंटू सिग्मा टी। यहाँ पे T कौन सा है, तो T आपका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, ठीक है। तो FT इज इक्वल टू B माइनस NDT इंटू सिग्मा टी। इस तरह से आप अपने टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने शियरिंग ऑफ बोल्ट की, ठीक है। ये तो बस प्लेट के लिए तो बस एक ही का निकालना था। अगर हम बात करें किसके, अपने बोल्ट की, तो शियरिंग ऑफ बोल्ट हम किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए जो शियरिंग ऑफ बोल्ट होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शियरिंग ऑफ बोल्ट में हम जब एरिया निकालेंगे, किसी भी अगर आपका स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको एक ही काम करना है, एरिया इंटू स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी हम एरिया की अगर बात करें तो एरिया कितना होगा यहाँ का, तो यहाँ का जो एरिया होगा वो ऑब्वियसली ये वाला एरिया होगा, है ना। यहाँ अब शेयरिंग कहाँ पे हो रही है, क्या बोलते हैं, एक लोड यहाँ से लग रहा है, एक लोड यहाँ से लग रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लेट इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। ये दो प्लेट्स एक दूसरे, जैसे आपको मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे लैप जॉइंटेड किया गया है और दोनों तरफ से ऐसे लोड लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऐसे निकलने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे निकलने की कोशिश करेंगे और बीच में अगर रिवेट लगाया है, मैंने कुछ ऐसे अगर रिवेट लगा रखा है, ठीक है, कुछ ऐसे रिवेट लगा रखा है, तो इस रिवेट पे जो है कितना फोर्स लगेगा, कितना एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ये सेक्शन यहाँ पे अगर हम काटें, ये अगर इस पोर्शन पे अगर हम सेक्शन काटें, तो एक सर्कुलर सेक्शन जो है इस रिवेट का, उतने ही पे तो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस, है ना। तो उतने पे ही जब शियर स्ट्रेस लग रहा है तो उसी के एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि उतना ही एरिया तो रेजिस्ट कर रहा है ना हमारे शियर स्ट्रेस को। तो πd²/4 हमने कर दिया। और कितना शियर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंगल शियर का ही बात हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल शियर ही है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन मिल रहा है हमें, जो कि हमारे यहाँ पे शियर ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम बात करेंगे अपने बट जॉइंट में, तो वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा मिलेंगे, यानी डबल शियरिंग भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे n को भी जोड़ लिया है। n बराबर 1 रहेगा अगर आपका सिंगल शियर है, n बराबर 2 रहेगा अगर आपका डबल शियर है, ठीक है। और लैप जॉइंट में आपको n इक्वल्स टू 1 रखना है, बट जॉइंट में आपको n इक्वल्स टू 2 रखना है, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो n इंटू πd²/4 इंटू सिग्मा एस, एस क्या है, आप सिग्मा एस क्या है आपका, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हम लोग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं मेरे भाई, ये जो हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बोल्ट का या फिर आप रिवेट का कह रहे हैं, ये सिर्फ एक की बात हो रही है, एक रिवेट की इतनी स्ट्रेंथ है, एक मतलब शियरिंग में। यहाँ पे अगर हम फिर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं रिवेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या बोलते हैं कनेक्शन का स्ट्रेंथ मिल जाएगा शियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेयरिंग ऑफ स्ट्रेंथ का शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का निकाल रहे हैं, 1 रिवेट का। और अगर हमें बोले कनेक्शन की निकालो कि शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन निकालो, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये n नंबर ऑफ रिवेट्स को नहीं ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बता रहा है कि कितने क्रॉस सेक्शन पे कितने सिंगल शेयर हो रहा है या फिर डबल शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात कर ली हमने किसकी, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की या फिर रिवेट की। अब हम बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट या फिर बोल्ट की। ऑब्वियसली अगर सच बताऊँ ना मेरे भाई, तो बोल्ट और रिवेट में ये सारी चीज़ें बहुत लगभग सेम ही है, कोई बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस बोल्ट में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे आप बोल्ट या फिर रिवेट कर सकते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड रिवेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो बोल्ट एंड रिवेट में आप देखिए बियरिंग कितने पे लगेगा, तो ऑब्वियसली अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसे हम एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कितना होगा, तो डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या है आपका, परमिसिबल स्ट्रेंथ इन बियरिंग। डी और टी की अगर बात करें तो डी क्या है, तो डी है आपका डाया ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट। और टी क्या है आपका, टी है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी मतलब जो सबसे छोटा होगा, चाहे आपका मेन प्लेट हो, चाहे अगर आप कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो कवर प्लेट का जो सम करेंगे अगर, जैसे कि हम लोग जब बट जॉइंट करते हैं ना, तो बट जॉइंट कुछ इस तरह से होता है, ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये 2 प्लेट जुड़े हुए हैं, तो इन्हें जो है हम अलग से हमें 2 कवर प्लेट लगाना पड़ता है इनको जोड़ने के लिए। तो इस कंडीशन में ये जो कवर प्लेट होते हैं, इनकी अगर थिकनेस को हम लोग जोड़ दें तो जितना हमें वैल्यू मिल रहा है, और ये जो हमारा मेन प्लेट है इसका जो थिकनेस है वो जो वैल्यू मिल रहा है, इन दोनों में से जो हमारा मिनिमम होता है उसे हम जो यहाँ पे टी के मतलब रिस्पेक्ट में रखते हैं, टी के जगह पे रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डी इंटू टी कैसे निकल रहा है। तो बियरिंग स्ट्रेस अगर मैं बात करूँ, बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है या फिर बियरिंग क्या होता है, तो जब भी कोई दो अलग अलग मटेरियल एक दूसरे पे क्या कर रहे हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रहे हो, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो, तो उसे हम बियरिंग स्ट्रेस कह रहे हैं, ठीक है। 2 अलग अलग, जैसे कि अब मान लीजिए मेरी ये हाथ है और ये पेन है, तो इसमें जब ये मतलब 2 अलग अलग मटेरियल है, इसमें अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाऊंगा तो यहाँ पे ये जो है क्या लग रहा है, बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ये बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है।
और ये जो बियरिंग स्ट्रेस होता है ना, कितने एरिया पे वर्क करेगा, तो ये बियरिंग स्ट्रेस अगर आप देखें, ये बियरिंग स्ट्रेस तो ये कितने एरिया पे वर्क कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जितना प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ऑब्वियसली ये कितने पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया पे ही लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये मेरा रिवेट है, ठीक है, ये मेरा रिवेट है, इस तरह से रिवेट है अगर कुछ, तो इसका जो है बियरिंग स्ट्रेस कितने एरिया पे लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्टेड एरिया पे ही लगेगा। इसका प्रोजेक्टेड एरिया हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये जो है इसका वैल्यू तो डी है, ठीक है, और इसका वैल्यू टी है, तो डी इंटू टी कर देंगे तो हमें हमारा प्रोजेक्टेड एरिया मिल जाएगा बियरिंग में। ठीक है, तो डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी से हम लोग एक बोल्ट का या फिर एक रिवेट का जो है बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, और जब हम इसे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कनेक्शन का मिल जाएगा कि बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना है हमारा। ठीक है, यहाँ पे टी का मैंने बात बताई दी आपको। अब हम बात करते हैं रिवेट वैल्यू की। तो रिवेट वैल्यू क्या होता है ना, तो ये वो वैल्यू, मतलब ये तो से कह सकते हैं कि रिवेट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को, और जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है वो कितना होता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम अपने इंजीनियरिंग में कभी भी क्या करते हैं, सबसे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए ये होते हैं, अवेलेबल होते हैं, डिज़ाइन करते हैं सबसे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो रिवेट वैल्यू होता है ना, वो हम अपने रिवेट के सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब कि बियरिंग और शेयरिंग दो ही था ना, टीयरिंग तो हमारे प्लेट में हो रहा था, तो बियरिंग और शेयरिंग में जो हमारा सबसे कम होगा उसे हम अपना रिवेट वैल्यू मानते हैं, और यही हमारा मानते हैं कि यही हमारा स्ट्रेंथ है रिवेट का, और इसी वैल्यू पे जो है हम अपने डिज़ाइन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ रिवेट की अगर बात करें, अगर हमें नंबर ऑफ रिवेट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो अपॉन रिवेट वैल्यू है ना, तो हम निकाल लेंगे हमारा कितना नंबर ऑफ रिवेट लग रहा है वहाँ पे। इसी तरह से हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं कि हमारे कनेक्शन या फिर जॉइंट का जो है एफिशिएंसी कितना होगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जो भी आपका रिवेट वैल्यू है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम है वो हम रख लेंगे, क्योंकि उतना ही देर तक तो हमारा कनेक्शन टिकेगा। या तो आपका रिवेट फेल होना चाहिए या तो आपका प्लेट फेल होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई एक फेल कर गया तो आप कह देंगे कि कनेक्शन फेल हो गया। तो इनमें से जो मिनिमम होगा वही तो सबसे पहले फेल करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम वाले वैल्यू को पहले रख लिया। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ले लिया, जो आपका सॉलिड प्लेट है जिसमें किसी भी तरह का छेद या फिर किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, उसका स्ट्रेंथ हमने ले लिया, और इन दोनों को क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात कर ली हमने इन सब चीज़ों की। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बेसिकली एकदम डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में कि बताओ हमारा पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट है, तो उसमें जो है बियरिंग का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट है तो बियरिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए, 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, ये सभी वैल्यू जो है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, या फिर आप इसे MPa भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट की बात करें तो टीयरिंग में 100 MPa, शेयरिंग में 100 MPa, बियरिंग में 300 MPa। ये बेसिकली इंटू 3 हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 100 100 300। फील्ड रिवेट की बात करें तो पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट था तो हमने 100 ले लिया, 100%। ठीक है, लेकिन फील्ड रिवेट है, पावर ड्रिवेन है बट फील्ड रिवेट है, तो फील्ड रिवेट के लिए हम लोग 10% का क्या कर लेंगे, 10% का हम लोग कमी कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। तो ये 90 हो गया, 90 और फिर इंटू 3 कर दिए तो 270। फिर अगर हम बात करें अब हैंड ड्रिवेन की, ठीक है, अब हमने हाथ से कर लिया, पावर ड्रिवेन नहीं था, हैंड ड्रिवेन किया, तो हैंड ड्रिवेन किया तो फिर हमने इसका भी 10% और कम कर दिया, तो 80 80 और 250। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोल्ट्स के लिए। तो बोल्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो टीयरिंग में 120, ठीक है, टीयरिंग में 120, शेयरिंग में कितना 80 और बियरिंग में फिर से 250। तो ये सब तो वैल्यू सेम ही है, बस इसका वैल्यू जो है थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, 120 हो जा रहा है, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी कि जो आपका बोल्ट होता है वो बेसिकली टेंजाइल स्ट्रेंथ के लिए ही जो है क्या करते हैं हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो इसीलिए हम इसे 120 रखते हैं। ठीक है, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस की। ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम याद रखना है, रट लेना है। ठीक है, एकदम रट लेना है। परमिसिबल स्ट्रेस की अगर बात करें तो देखिए, एक्सियल टेंजाइल स्ट्रेस या फिर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैं सिंपली कह दूं एक्सियल स्ट्रेस अगर बात हो रही है ना, अगर एक्सियल स्ट्रेस की बात हो रही है तो वहाँ पे आप अपना परमिसिबल स्ट्रेस कितना रखेंगे, 0.6 FY। कितना रखेंगे, 0.6 FY। अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात हो रही है ना, बेंडिंग टेंजाइल हो या फिर बेंडिंग कंप्रेशन हो, तो वहाँ पे 0.66 FY। ठीक है, 0.66 FY। उसके बाद अगर आपका एवरेज शियर स्ट्रेस है तो 0.40 FY, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो 0.45 FY। ठीक है, 0.45 FY। और अगर बात करें बियरिंग स्ट्रेस की तो कितना होगा, 0.75 FY। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने परमिसिबल स्ट्रेसेस को भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्सियल में 0.6, क्या बोलते हैं बेंडिंग में 0.66, फिर एवरेज शियर स्ट्रेस में 0.40, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में 0.45 FY और बियरिंग स्ट्रेस में 0.75 FY। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बताई है मैंने कि ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है ना, अगर आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड लग रहा है ना, तो ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो क्या करती हैं, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं।
ठीक है, वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर है ना आपका, जो मेंबर है, ठीक है, जो आपका मेंबर है, उसके लिए अगर बात करें तो 33.33% का जो है इंक्रीमेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कनेक्शन की या फिर फास्टनर्स की, जैसे रिवेट, बोल्ट और वेल्ड हो गया, उनके लिए 25% का जो है इंक्रीमेंट होता है इन स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, जो है ये IS कोड में आपको IS 800 में जो है एकदम ऐसे ही रिकमेंड किया गया है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली। इसके बाद एक चीज़ है कि अगर आप, अच्छा मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जो हम रिवेटिंग करते हैं ना, वो भी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लैप रिवेट हो सकता है, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लैपिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम रिवेट जोड़ देंगे तो हमारा लैपिंग रिवेट होगा। इस तरह से हम चाहें अगर बट रिवेट करना, तो बट रिवेट भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे ये मतलब ऐसे अगर चिपका दिए, एकदम ऐसे चिपकाना हुआ हमें, ठीक है, तो इसे बट रिवेट कहते हैं। तो बट रिवेट में देखिए, ऐसे तो हम सीधा सीधा रिवेट लगा नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे एक अलग से कवर प्लेट लगाना पड़ता है, ठीक है, और इसे हम बट रिवेट कहते हैं। तो ये जो कवर प्लेट है ना, इसे हम 2 तरह से लगा सकते हैं। या तो हम चाहें तो हम दोनों तरफ लगा दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल कवर, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट। और अगर हम बात करें तो इसे हम सिर्फ एक तरफ भी लगा के काम कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हमारा और भी बहुत सारा होता है, स्पॉट वेल्डिंग, सॉरी वो तो वेल्डिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली आपको यूज़ करने होते हैं। तो ये चीज़ें ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ये देखिए ना, ये क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे शेयरिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शेयरिंग में हम n = 2 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे आपका शेयरिंग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे n = 2 रखते हैं। और लैप में देखिए सिर्फ एक ही करेक्शन है, जहाँ पे हमारे शेयरिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम n = 1 रखते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ रिवेट पैटर्न की बताऊं कि हम रिवेट जिस तरह से हम सजा रहे हैं, जिस तरह से हम लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपने क्या करते हैं, कनेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, फिर मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है चेन रिवेटिंग, चेन की तरह लगा दिया। डायमंड रिवेटिंग, मतलब पहले वाले क्रॉस सेक्शन में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब इस तरह से बढ़ते और घटते क्रम में लगा देंगे तो हमारा डायमंड रिवेटिंग हो जाएगा। और स्टेगर्ड में रैंडमली लगा दिया, इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता, रैंडमली लगा लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेगर्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज़ है क्या, कि अगर आप जो है डबल कवर बट जॉइंट है, कैसा है, डबल कवर बट जॉइंट है, यानी बट जॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो बट जॉइंट में आप क्या कर रहे हैं, एक प्लेट 1 है और एक प्लेट 2 है, इन दोनों के थिकनेस के बीच में जो है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, T1 - T2, ठीक है, T1 - T2 है। तो अगर डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे हमें एक अलग से जो है, क्या कहते हैं इसे, मतलब एडिशनल प्लेट लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एडिशनल प्लेट लगाना पड़ता है, एडिशनल पैकिंग प्लेट लगाना पड़ता है, यहाँ पे एडिशनल पैकिंग देना पड़ता है। तो अगर इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, जो हमें पैकिंग देना पड़ रहा है, वो क्या हो, 6 mm से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आपका पैकिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों बीच का डिफरेंस जो है वो 6 mm से ज़्यादा हो ना, तो हर 2 mm के पैकिंग के लिए क्या करते हैं, हर 2 mm पैकिंग के लिए हम जो है अपने नंबर ऑफ रिवेट्स जो हम कैलकुलेट किए हैं, उसे 2.5% क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, 2.5% एडिशनल इंक्रीज़ करते हैं हर 2 mm के पैकिंग के लिए, ठीक है। 6 mm से अगर ऊपर हुआ तो 6 mm तक है तो कोई नहीं, लेकिन 6 mm से ऊपर है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें थी, जैसे कि क्या बोलते हैं, मतलब IS कोड से वैल्यूज़ थी कि अगर आपका पिच का वैल्यू है तो पिच हम मिनिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जो है यहाँ तक की चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, वो चीज़ें आप याद रख लीजिए, बढ़िया से इन्हें याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी की चीज़ें जो है अब आपको क्लासेस कंसिस्टेंटली मिलने वाली हैं, तो बी रेडी, ठीक है। और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब रिवीजन भी करते चलिएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है, हम रिवीजन सीरीज़ चलाने वाले हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी है, इन बचे हुए दिनों में क्या चीज़ें नहीं करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस जुड़े रहिए। एक तरह से कह सकते हो कि आप ये जो चैनल है वो पूरी तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, अगर आप सिविल इंजीनियर के एस्पिरेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम से एस्पिरेंट हो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सभी चीज़ों की जो है लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेरी हो, आप फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। आप जो है उसे बेसिकली कमेंट कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सपोर्ट करें। और ये था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।